हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूं मयंक और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संपूर्ण भारत का इतिहास। यानी संपूर्ण भारत के इतिहास से हम लोग कुछ परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। फिर जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण भारत का परिचय। हम लोग आज पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का परिचय। हम लोग भारत के परिचय लेंगे। ऐसे भी हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का परिचय लेना तो जरूरी है भाई, कि भारत में, हमारे भारत में कैसे, कब और कहाँ क्या हुआ था। ठीक, देखिए, संपूर्ण भारत का परिचय, सबसे पहले हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। इसे तो भूलना ही नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का क्या मतलब होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, तो इतिहास, देखिए, इतिहास, इतिहास दो शब्दों के मिल से बना हुआ है। कौन कौन, तो एक इति यानी इति, इसको हम तोड़ देंगे यानी संधि विच्छेद कर देंगे, इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे। तो देखिए, इति मतलब यहाँ इति हो जाएगा प्लस हास हो जाएगा। इति प्लस हास इक्वल टू क्या हो गया, इतिहास, इक्वल टू इतिहास। इतिहास, इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है बीती, प्लस के जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हुई, बीती हुई। हास का मतलब होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। यानी बीती हुई कहानी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बीती हुई कहानी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, देखिए, इतिहास को चार पुरुषार्थ कहा गया है महाकाव्य के अनुसार। महाकाव्य के अनुसार ऐसी रुचिकर कथा जिसमें, महाकाव्य के अनुसार ऐसी रुचिकर कथा जिसमें किस किस का बात, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम और मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती हो, जानकारी प्राप्त होती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास, इतिहास कहते हैं। ठीक, और इन्हीं चारों को, इन्हीं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही क्या कहा गया है, इतिहास में चार पुरुषार्थ कहा गया है। देखिए, 1 2 3 और 4, चार पुरुषार्थ इसे कहा गया है। ठीक है, हम लोग कहा जाता है भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के जनक कौन है ये तो पता होना चाहिए, इतिहास लिखा कौन है ये तो पता होना चाहिए। तो इतिहास का जनक, जनक किसको माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। अब भाई दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये हेरोडोटस कौन है यार, ये हेरोडोटस कौन है, इसका थोड़ा सा परिचय बता देते सर तो बहुत बढ़िया होता। इसका परिचय थोड़ा बता देते तो बहुत बढ़िया होता। तो देखिए, बता देते हैं, हम अभी बता देते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस, हेरोडोटस यह एक यूनान के रहने वाले, ये यूनान यानी बोले तो ग्रीक, यूनान यानी बोले तो ग्रीक, यूनान के रहने वाले, यूनान के रहने वाले, रहने वाले एक, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। यूनान बोले तो ग्रीक। ठीक, अच्छा, इन्होंने, हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ, देखिए, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास से क्वेश्चन और इतिहास का जनक ना पूछे, क्या बात है यार। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, ये याद रहना चाहिए। अच्छा, हेरोडोटस के बारे में पूछा जाए तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के रहने वाले थे या यूनान के निवासी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, यूनान का, यूनान का, यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, स्टूडेंट्स बताओ यार, कमेंट करो। यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो आयोनिक भाषा है, आयोनिक, आयोनिक भाषा है, आयोनिक भाषा। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, ये नहीं सोचने का भाई, भाई ये नहीं सोचने का कि कोई हमसे छोटा सा बच्चा आके पढ़ा रहा है, कोई आके हमसे छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है, तो ये नहीं देखना कि उसका एज क्या है, वो कितना बड़ा है, उसका हाइट क्या है। मतलब ये रखता है कि उसके अंदर नॉलेज क्या है, वो क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है। यदि हमसे कोई छोटा आके मुझे कुछ बताए और वो बढ़िया बात बताए तो हमें उसे आराम से ग्रहण कर लेना चाहिए, बिल्कुल बिंदास ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर यदि वो बढ़िया बात समझा रहा है तो कुछ गलत बोल भी नहीं सकता क्योंकि हम उनसे बड़े हैं।
ठीक, देखिए यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, यूनान का क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा, यूनान का क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, हम केवल वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, केवल वीवीआई क्वेश्चन ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि जो एग्जाम में पूछे, वीवीआई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक, यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, आयोनिक भाषा है, आयोनिक भाषा है। इन्होंने यानी हेरोडोटस ने अपने यूनानी यानी क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, बच्चों, जिसका नाम था हिस्टोरिका नामक ग्रंथ, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखे थे, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था, हिस्टोरिका। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देता, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा, हेरोडोटस ने लिखा। यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में बता, यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, आयोनिक भाषा है। यूनान का क्षेत्रीय भाषा क्या है, आयोनिक भाषा है। देखिए कहा जाता है कि तू हंस मुस्कुरा थोड़ा रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं, संघर्ष जो जितना, यदि जिंदगी में संघर्ष ना हो तो फिर जिंदगी जीने का क्या मजा है यार, क्या खाक मजा है जीने में। क्या गौरव सर तो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या खाक मजा है जीने में। अच्छा देखिए, हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के पिता यानी जनक किसको कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास के कितने भाग हैं, इतिहास को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर देते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे लिखने से पहले आप लोग छाप दीजिए, एकदम बिल्कुल कमेंट बॉक्स छाप दीजिए। देखिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन, यानी भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन, तो एक प्राचीन भारत की इतिहास, ठीक। दूसरा क्या है, तो मध्यकालीन भारत की इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा क्या होगा बच्चों, तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये हम लोग को जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक, प्राचीन भारत का अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, कौन कौन, तो एक कालक्रमिक आधार पर, दूसरा सांस्कृतिक आधार पर। सांस्कृतिक आधार में हम लोग को यही पढ़ना है, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे टर्म बदलते जाता है, कैसे कैसे हमारे देश में इसका आगमन, तुर्कों का आगमन, ईसाई धर्म का आगमन, इस्लाम धर्म का आगमन, सनातन धर्म कब से कब तक रहा, ईसाई धर्म कब से कब तक रहा, इस्लाम धर्म कब से कब तक रहा, इन सभी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए 30 लाख बीसी से 712 एडी तक, 30 लाख बीसी से बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर, बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक। देखिए 30 लाख बीसी से 712 एडी तक, 30 लाख बीसी से 712 एडी तक के काल को कौन सा काल कहते हैं, सनातन धर्म का काल कहते हैं। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में 30 लाख बीसी से 712 एडी तक कौन सा धर्म है भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा धर्म, तो सनातन धर्म रहा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक, तो 712 एडी से 1707 एडी तक। इस काल को कौन सा काल कहते हैं, तो देखिए इस काल को इस्लाम धर्म का काल कहते हैं, इस्लाम धर्म,
इतना में हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, यानी कहने का मतलब क्या, 712 से 1707 तक इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे, शासक जो थे, वो हमारे भारत में रहे हुए हैं अधिकतर। इस्लाम धर्म ठीक। अब देखिए यहाँ ये क्या है, 1498 से 1498 से 1498 से कितना तक 1948 से 1948 से, अच्छा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1948 नहीं 1950 तक, 1900 तो इसको ऑब्लिक में दे देते हैं, 1950 तक के काल को, 1950 तक के काल को क्या कहा गया, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें कौन धर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें कौन धर्म, तो इसमें ईसाई धर्म। कौन धर्म, ईसाई धर्म। इसमें हमारे भारत में अधिक शासन करने वाले लोगों की संख्या किसकी थी, तो ईसाई धर्म वालों की थी। ठीक है, ये समझ में आ गया, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1498 से 1948 तक, तो कोई बोलता है 1948, कोई बोलता है 1950 का है, ऐसा का है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1950 तक के काल को आधुनिक भारत के इतिहास में इसको बोला जाए कि उस समय गांधी युग की समाप्ति कब से कब तक मानी जाती है, तो 1948 में तो गांधी जी का निधन हो जाता है। 31 जनवरी 1948 को 1948 को किसका निधन, तो गांधी जी का निधन हो जाता है। गांधी जी का निधन हो जाता है। निधन में 9 हर्षिकार होता है, यहाँ दीर्घिकार लिखा गया, आप लोग गलत मत लिखिएगा, आप लोग गलत नहीं लिखिएगा, निधन ऐसे होता है, निधन। ठीक, 31 जनवरी 1948 को किसका, गांधी जी का निधन हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1950 तक के काल को गांधी युग के काल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तक, इसलिए कहा जाता है कि गांधी युग की समाप्ति कब तक, तो 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक। अब देखिए 712 एडी को अब हम लोग पढ़ते हैं। सांस्कृतिक आधार पर हम बोले ना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं, तो कौन कौन अध्ययन, क्यों फेल हो रहा है यार, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी बांट देते हैं। कौन भाई, कौन, तो पहले का कालक्रमिक आधार पर, कालक्रमिक म में हर्षिकार होगा मिक, कालक्रमिक आधार पर, और दूसरा क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक आधार पर, दूसरा क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक आधार पर। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इतिहास को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन है, कालक्रमिक आधार पर और दूसरा सांस्कृतिक आधार पर। इस सांस्कृतिक आधार, कालक्रमिक आधार पर तो हम लोग ये पढ़वे करेंगे 1498 में क्या हुआ था, ये सब ईस्वी में, तो ये काल हो गया। 1498 क्या है, एक काल है, ठीक है, कालक्रमिक है, यानी यह अंक में दर्शाया गया है। लेकिन सांस्कृतिक आधार पर ये हम लोग को जानना है, सांस्कृतिक आधार कहने का क्या मतलब, ईसाई धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, इसका कब से कब तक हमारे भारत में शासन, इसने कब से कब तक हमारे भारत में शासन किया है, तो 712 एडी से पहले सांस्कृतिक आधार पर देखा जाए, सांस्कृतिक आधार पर हमारे भारत में सबसे अधिक शासन करने वालों की संख्या किसकी थी, तो सनातन धर्म की। सनातन धर्म की। आप लोग इसको नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन सब है। ठीक, देखिए सनातन धर्म की हमारे भारत में 30 लाख BC से 712 एडी तक किसने शासन किया, तो सनातन धर्म वाले ने शासन किया, यानी हिंदू धर्म शासन किया है। उसके बाद 712 एडी के बाद हम कुछ पढ़ लेते हैं। 712 एडी से 1707 एडी तक किसने रहा, तो इस्लाम धर्म। कौन धर्म, तो इस्लाम धर्म।
इस्लाम धर्म। ठीक, 712 एडी से 1707 एडी तक, 712 से 1707 तक कौन धर्म? इस्लाम धर्म। अच्छा, अब इस्लाम धर्म तो भाई आया, और आया तो कैसे शासन किया, फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद क्या हुआ? हम लोग को आज़ादी किससे मिली है? हम लोग को आज़ादी किससे मिली है? अच्छा, एक बात और मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हेरोडोटस यूनानी यात्री वो किस धर्म के थे? किस धर्म के थे? कमेंट बॉक्स में बताएं, वो किस धर्म के थे? 1498 में सॉरी हेरोडोटस बोल रहा है, सॉरी यार, देखिए हेरोडोटस नहीं, ईसाई धर्म के आगमन किससे हुआ? किससे हुआ? भारत की खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का आगमन हमारे भारत में होता है, इसी के साथ हमारे भारत में ईसाई धर्म का आगमन हो जाता है। देखिए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कब की? 1498 में भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने कब की? 1498 में। कहाँ पहुंचकर? तो कालीकट कहाँ है? कहाँ में पड़ता है? केरल में। कालीकट कहाँ में पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ठीक, अच्छा, अब ये 712 से 1707 एडी तक कौन धर्म? तो इस्लाम धर्म। फिर इसके बाद 712 में क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म ने हमारे भारत पे आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? सिंध को जीत लिया। किसने? तो इस्लाम धर्म वालों ने सिंध को जीत लिया। इसी के साथ हमारे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो जाता है। फिर मध्यकालीन भारत में ये आते हैं, और आधुनिक भारत में क्या होता है? तो ये वास्को डी गामा पहुंचते हैं हमारे भारत में और भारत की खोज कर देते हैं। इसी के साथ किस धर्म का आगमन हो जाता है? ईसाई धर्म का आगमन हो जाता है। ईसाई धर्म फिर अपनी सत्ता को स्थापित करने लगता है आधुनिक भारत में, और इन लोगों की सत्ता जो है समाप्त हो जाता है। इस्लाम धर्म की सत्ता समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण डेट जो है उसको याद रखने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण डेट, जैसे 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1776 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1776 में। देखिए, इस्लाम धर्म से कौन लड़ा? ईसाई धर्म लड़ा भाई। ईसाई धर्म से कौन लड़ा? तो अंग्रेज लड़ा। कब? अंग्रेज किससे लड़ा? तो ईसाई धर्म वालों से लड़ा। किसके लिए? भारत में अपनी सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो उसी की वजह से 1757 का युद्ध हुआ। फिर उससे भी काम नहीं चला तो 1764 का युद्ध हुआ, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो कोई मतलब फर्क तो पड़ा, मतलब एकदम टूटा नहीं। अंग्रेजों की सत्ता जो है वो स्थापित नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1764 का युद्ध हुआ, तो इसमें उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, और अपनी सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को हमारे भारत में स्थापित कर लिया। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि बीच बीच में छोड़ के पढ़ना मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे गांधी जी का निधन कब हो जाता है? कब होता है गांधी जी का निधन? कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी जी का निधन 31 जनवरी। कब? कौन सा ईस्वी था? तो 1948 में। 1948 में गांधी जी की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर। गांधी जी की जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में। यार हम भी अजीब है यार, अजीब वाले यार। 1869 में हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है, क्या हुआ था? तो जन्म। रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए नींद आ रहा है। ठीक है, कल क्लास करेंगे हम लोग। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। संविधान
लागू होता है, संविधान लागू होता है, पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम रिजल्ट फाड़ के लाते रहिए। सिलेक्शन तो पक्का है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना पड़ जाए,